वेलकम टू योर एकेडमी। यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले, साथ ही साथ बीएड एंट्रेंस की तैयारी करने वाले, सीटेट की तैयारी करने वाले सभी फ्रेंड्स का मैं मुनीलाल सर अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज से यानी 24 सितंबर से नेट की परीक्षा स्टार्ट हो चुकी है। तो ऐसे में हमारे पास बहुत कम समय बचा हुआ है, तो क्विक रिवीजन के लिए मैंने प्रैक्टिस सेट का 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका है और ये तीसरा वीडियो है फ्रेंड्स, बल्कि 3 अपलोड कर चुका है मैंने, ये चौथा वीडियो है। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 25 MCQs नेट दिसंबर 2018 का कवर किया था और इस वीडियो में मैं अगले जो 25 MCQs रह गए थे उसे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो सबसे पहले 26 नंबर में जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे सामने, चलिए मैं सीधे हिंदी में लेकर चलता हूँ आपको। निम्नांकित 2 कथन एक साथ सत्य नहीं हो सकते, किंतु एक साथ असत्य हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से जुड़ा हुआ सवाल है। ठीक है, इसमें लिखा है ऐसे कथन, 2 कथन एक साथ जो सत्य नहीं हो सकते, यानी एक साथ ट्रू नहीं हो सकते लेकिन फॉल्स हो सकते हैं। तो इस तरह का रिलेशन होता है फ्रेंड्स ए और ई के बीच, यानी ऑल और नो के बीच। तो देखिए, ऑल और नो यहाँ पर देखने में ज़्यादा सुविधाजनक है। ऑल पोएट्स आर ड्रीमर्स और नो पोएट्स आर ड्रीमर्स। तो डियर फ्रेंड्स, ये दोनों रिलेशन होगा, यानी ए और बी, ये दोनों स्टेटमेंट ऐसे हैं जो एक साथ ट्रू नहीं हो सकते हैं, दोनों एक साथ सच नहीं हो सकते, लेकिन दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर जाएगा ए एंड बी, यानी ऑप्शन नंबर ए, ये इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स। चलिए, आप फ्रेंड्स यदि चाहते हैं स्क्वायर अपोजिशन पर डिटेल्स में जानना, तो मैं, आप कमेंट करेंगे तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और इसे आसानी से समझाया जा सकता है, मुश्किल से 10 मिनट के अंदर हो जाएगा। तो आप कमेंट करके बताएंगे, यदि ज़रूरत होगी तो मैं अपलोड कर दूंगा। फ्रेंड्स, अब चलते हैं 26 नंबर का, तो ये हो गया। 27 नंबर, 27 नंबर में देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है, इसको इंग्लिश में ही देखें तो ज़्यादा अच्छा है, कुछ इसमें खास नहीं है। इसमें कह रहा है गिवन बिलो आर 2 प्रीमाइसेस, 2 प्रीमाइसेस हैं हमारे पास, ए और बी। ठीक है, इसको आधार वाक्य फ्रेंड्स हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में देखिए क्या लिखा होगा, आधार वाक्य है ना। ठीक है, और नीचे जो है 4 कंक्लूजन्स हैं। ठीक है, ये 4 कंक्लूजन दे रखा है इसमें। तो कहता है सेलेक्ट द कोड दैट स्टेट्स वैलिडली ड्रॉन कंक्लूजन, यानी जो कंक्लूजन वैलिड होगा उसको हम यहाँ पर टिक कर देंगे, उसको चूज कर लेंगे। तो इसके लिए हम लोग वेन डायग्राम का फ्रेंड्स सहारा लेते हैं। लिखा है ऑल जजेज आर लॉयर्स, तो पहले एक सर्किल बना लेते हैं। ठीक है, इसमें जजेज को रख देते हैं, मान लीजिए ये जजेज हैं, तो ऑल जजेज आर लॉयर्स, एक और सर्किल बना लेते हैं, इसमें लॉयर्स आ गए, यानी जितने भी जजेज हैं सभी लॉयर्स हैं। और फ्रेंड्स एक और वेन डायग्राम बनाएंगे, नो डॉक्टर्स आर लॉयर्स। अब डॉक्टर और लॉयर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो डॉक्टर का सर्किल यहाँ बना लीजिए।
अब देखिए कंक्लूजन निकालना है आपको। कंक्लूजन दे रखा है, हमको ट्रू फॉल्स करना है। ठीक है, नो लॉयर्स आर डॉक्टर्स, तो लॉयर और डॉक्टर में तो कोई रिलेशन नहीं है फ्रेंड्स, ये तो ठीक ही कह रहा है। नंबर 2, नो डॉक्टर्स आर जजेज, जज यहाँ पर है, डॉक्टर यहाँ है, कोई रिलेशन नहीं दोनों में, तो इसको भी आप टिक कर लेंगे, ये भी सही कह रहा है। ऑल लॉयर्स आर जजेज, ऑल लॉयर्स आर जजेज नहीं, उल्टा हो गया। ठीक है, जजेज तो इतना सा ही है और लॉयर्स का सर्किल इतना बड़ा है, तो सभी लॉयर्स जजेज कैसे हो सकते हैं? यदि ये पूरा बड़ा हो जाए, जजेज का सर्किल और बड़ा हो जाए तो हो सकता है फ्रेंड्स, ऑल लॉयर्स आर जजेज। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ क्लियर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको रॉन्ग कर देते हैं। और सम डॉक्टर्स आर जजेज, डॉक्टर और जजेज में तो कोई रिलेशन है ही नहीं। ठीक है, तो आप देखेंगे 1 और 2 तो हमारा सही है, तो देखते हैं 1 2 के अलावा कहीं तीसरा ऑप्शन तो नहीं है। 1 2 सब में 2 ही दे रखा है फ्रेंड्स, तो 1 और 2। ठीक है, 1 2 ये वाला हुआ, यानी बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स 27 का बी नंबर करेक्ट ऑप्शन हुआ, यानी 1 2 यदि रहे तो 2 नंबर समझ लीजिए इसको आप। अब चलते हैं 28 नंबर पर। 28 में क्या है फ्रेंड्स, देखिए, अंडर विच ऑफ द कंडीशंस एन आर्ग्यूमेंट में बी वैलिड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। फ्रेंड्स इसमें पूछ रहा है कि दिए गए कंडीशन में आर्ग्यूमेंट्स वैलिड कब होते हैं, तो आपको ये बताना है फ्रेंड्स कि आर्ग्यूमेंट्स वैलिड कब होते हैं। ठीक है, तो जरा सा फ्रेंड्स, हाँ, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन हमको चूज करना है। व्हेन इट्स कंक्लूजन एंड प्रीमाइसेस आर ट्रू, बिल्कुल सही है, कंक्लूजन और प्रीमाइसेस ट्रू है तो आर्ग्यूमेंट वैलिड होंगे। इवन व्हेन इट्स कंक्लूजन एंड 1 और मोर इट्स प्रीमाइसेस आर फॉल्स। ठीक है, ये भी हो सकता है, क्योंकि वैलिड और इनवैलिड ही हो सकता है आर्ग्यूमेंट, ट्रू फॉल्स से इसको कोई लेना देना नहीं होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ए बी, अब देखेंगे हमारे पास ए बी का ऑप्शन, चूँकि 2 ही ऑप्शन दे रखा है तो ए बी हमारे पास आ गया। तो अब आगे हमको देखने की ज़रूरत नहीं है, तो 28 में हमारा ऑप्शन जाएगा 1 2 3, 3 नंबर, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो गया फ्रेंड्स। यह उसी का हिंदी वर्जन था। चलिए 29 क्या कह रहा है, ट्रूथ एंड फॉल्सिटी, यानी सत्य और असत्य आर एट्रीब्यूट्स टू, सत्य और असत्य हमारे आधार वाक्य होते हैं फ्रेंड्स ये। ठीक है, प्रोपोजिशन इसको कहते हैं हम लोग। तो क्योंकि आर्गुमेंट्स वैलिड और इनवैलिड होता है, ओपिनियंस तो आपका अलग होगा, सही गलत दोनों हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो बात करते हैं लॉजिक में, ठीक है, ट्रूथ और फॉल्सिटी की बात करते हैं, सच्चाई कितनी है या असत्यता कितनी है, तो इसको प्रोपोजिशन में हम लोग लेंगे। तो नंबर 29 का हो जाएगा 1 नंबर, इसका बेस्ट ऑप्शन जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नंबर 30 में आ जाइए। 30 नंबर में है फ्रेंड्स, विच one of the following can be validly inferred from the proposition all animals are wild। तो फ्रेंड्स कहता है all animals are wild, तो इससे कौन कौन सा कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। तो all animals are wild, तो some animals are wild, एक तो ये निकाल ही सकते हैं। all यदि ट्रू है तो some ट्रू होगा ही।
और ये तो बिल्कुल ही नहीं निकाल सकते आप, उल्टा हो जाएगा, ये तो कट हो जाएगा। सम एनिमल्स आर नॉट वाइल्ड, ऑल एनिमल्स वाइल्ड है भाई, तो सम एनिमल्स नॉट वाइल्ड कैसे होगा, ये तो गलत हो जाएगा। नो नन एनिमल्स आर वाइल्ड, नन एनिमल्स मतलब जो एनिमल है ही नहीं उसकी बात कर रहे हैं, तो नन एनिमल्स तो वाइल्ड नहीं है भाई, क्योंकि एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो फ्रेंड्स इसमें केवल बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। तो देखिए कोड इसमें अच्छा कोडिंग नहीं दे रखा है, तो बी नंबर इसका 30 का बी नंबर सही हो जाएगा, यानी 2 नंबर। 31 में आते हैं फ्रेंड्स, तो ये डाटा इंटरप्रिटेशन है। तो डाटा इंटरप्रिटेशन को यहाँ एक्सप्लेन करना फ्रेंड्स थोड़ा समय लग जाएगा, इसके लिए आप कहेंगे तो मैं अलग से आपको एक्सप्लेन करके इसका अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ये बड़ा ही सिंपल है, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन करने के लिए मेरे पास पेन टैब वगैरह है नहीं, ये माउस से लिखना थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो मैं इसे स्किप करता हूँ फ्रेंड्स और सीधे चलता हूँ 34 नंबर पर। तो क्वेश्चन नंबर 34 ये रहा 34 कहाँ गया भाई, 35 नहीं, ये तो उसी से रिलेटेड है। हाँ यहाँ से फ्रेंड्स स्टार्ट हो रहा है 36 से। अ स्मॉल टेक्स्ट फाइल स्टोर्ड ऑन यूजर्स कंप्यूटर, कहता है छोटा सा टेक्स्ट फाइल जो यूजर्स के कंप्यूटर में स्टोर रहता है बाय सम वेबसाइट्स, किसी वेबसाइट के द्वारा, इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज एंड कीप ट्रैक ऑफ यूजर्स प्रेफरेंस इज कॉल्ड, यानी यूजर की प्रेफरेंस को ये जो है ट्रैक करने में मदद करता है और रिकॉग्नाइज करने में, पहचानने में। यानी जब भी कोई चीज़ आप बार बार सर्च करते हैं तो उसमें 1-2 लेटर ही आप देखिएगा, गूगल पर लिखिएगा तो वो पूरा लिख देता है फ्रेंड्स। तो उसको जो स्टोर करके रखता है उस डाटा को, ठीक है, तो उस छोटे से फाइल का नाम है, यहाँ पर कहता है क्या नाम है, तो उसका नाम है कुकी। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये कुकी याद रख लेना है। 36 का सी ये आंसर जाएगा फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद नंबर 37, डैश डिनोट्स एन एरर इन अ कंप्यूटर। अच्छा, कंप्यूटर प्रोग्राम में कहता है एरर दिखाने वाला, यानी कुछ गड़बड़ी दिखाता है, तो उसको कहते हैं बग। ठीक है फ्रेंड्स, ये तीसरा ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, 37 का सी हो जाएगा। और 38 में आते हैं फ्रेंड्स, इसमें पूछा है आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड, प्रिंटर की जो आउटपुट क्वालिटी है उसको कैसे मापा जाता है। तो प्रिंटर हम लोग यूज करते हैं तो उसकी आउटपुट क्वालिटी को कैसे मापते हैं, तो डॉट्स पर इंच में मापते हैं फ्रेंड्स, इसे याद रखना है। ठीक है, आईसीटी का ये क्वेश्चन है। और अगला देखते हैं 39, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स। फ्रेंड्स इसमें ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स चूज करना है, तो इसके लिए फ्रेंड्स सबका पहले हमें जानना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पर। जैसे वेव लिखा हुआ है फ्रेंड्स, तो वेव का मीनिंग क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं वेव जो हुआ ये ऑडियो फॉर्मेट है, ये ए से ऑडियो होता है। ठीक है, तो ऑडियो फॉर्मेट ही नाम है इसका वेव का, ये ऑडियो फॉर्मेट हो गया। तो ये तो आपको पूछ ही रहा है कि कौन सा है, तो ये सही हो जाएगा। और बी नंबर में है फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म जो है डबल ए है, तो एडवांस ऑडियो कोडिंग होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एडवांस। ठीक है, और ए से ऑडियो हो जाएगा और सी से कोडिंग हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये भी आ गया, ऑडियो फॉर्मेट्स की बात करता है तो ऑडियो आ गया इसमें। अब नंबर सी को जान लेते हैं फ्रेंड्स। ये जो WM भी है,
तो WMV का फुल फॉर्म होता है विंडोज मीडिया, और V से होता है वीडियो। तो वीडियो आ गया तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो कट हो गया, ऑडियो की बात कर रहा है। और FLV का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड फ्लैश वीडियो, यानी जो फ्लैश रिकॉर्डर आप लोग कंप्यूटर वगैरह चलाते होंगे तो उसमें देखिएगा आ जाता है फ्लैश वीडियो रीडर या करके आता है, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा तब जो है वीडियो चलता है आपके कंप्यूटर पर। तो FLV हो गया, ये भी वीडियो से रिलेटेड हो गया, तो ये भी कट हो जाएगा। तो A और B हमारा आंसर होगा, तो ये वाला आंसर यानी 39 का A करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं 40 में। 40 में कह रहा है फ्रेंड्स, इन ए कंप्यूटर इफ 8 बिट्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई एड्रेस इन मेमोरी द टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस विल बी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसको जानने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला याद कर लें। बिट्स और मेमोरी के बीच में यही रिलेशन होता है कि 2 पर पावर जितना बिट्स है वो कर दीजिए, 2 पर पावर 8, यहाँ 8 बिट्स है तो ठीक है। तो 2 पर पावर 8 यदि आप लिख करके ठीक है सर्च करेंगे, ये कैलकुलेट कर लेंगे ठीक है, 2 पर पावर 8 तो आपका आ जाएगा 512 आएगा फ्रेंड्स। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा ठीक है। 2 पर पावर कितना 8 है, तो 2 इस तरह से 8 टाइम्स आपको लिखना पड़ेगा। आप लिख करके इसको कॉपी पर कैलकुलेट कर लीजिएगा ठीक है। देखिए इस तरह से 8 टाइम्स आपको लिखना है 2 ठीक है। 2 2 4 5 3 8 बार हो गया। देखिए तो गुना करिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256। एक टाइम से हुआ कि नहीं भाई? 2 2 4 1 5 3 8, तो 256 हो गया फ्रेंड्स। इसका सही आंसर 256 होना चाहिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, दूना 256। तो ये आंसर हमारे ख्याल से होना चाहिए फ्रेंड्स इसका 40 नंबर का 256। तो ये करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। यही इसका फॉर्मूला है। ये बाय मिस्टेक मैंने यहाँ लिख दिया, इतना नहीं होगा ठीक है। तो 2 पर पावर 8 करके देखना है, मैंने अंदाज से कहा था। ये आपका 256 ही आया ठीक है। तो ये आंसर आएगा। चलिए उसके बाद 40 नंबर तो हो गया। 41 में चलते हैं फ्रेंड्स। 41 में क्या लिखा है? द एनुअल range of temperature in the interior of the continents is higher compared to coastal areas। यानी इसमें फ्रेंड्स ये कह रहा है कि जो वार्षिक रेंज होता है टेम्परेचर का, कहाँ पर? इंटीरियर कंटिनेंट्स, जो स्थलीय भाग जिसको हम लोग कहते हैं, और तटीय भाग, हाई कंपेयर्ड टू कोस्टल। यानी स्थलीय भाग में कहता है कोस्टल इलाका जो है, यानी तटीय भाग की अपेक्षा स्थलीय भाग में जो है हाई टेम्परेचर रहता है। इसकी हिंदी देख लेते हैं। तटवर्ती क्षेत्रों की तुलना में महाद्वीपों के भीतरी क्षेत्रों में तापक्रम की वार्षिक सीमा अधिक होती है। तो इसके क्या कारण हैं? एक तो पहला कारण होगा ही, भूमि और जल के बीच तापीय अंतर होता है, इसमें बेशक कोई इसमें संदेह नहीं। और महाद्वीपों और महासागरों की तुंगता अल्टीट्यूड को कह रहा है क्या? वेरिएशन और लैटिट्यूड है यहाँ पर ठीक है। ये तुंगता, तो फ्रेंड्स हमको लगता है यहाँ तुंगता से एल्टीट्यूड होना चाहिए। ऊंचाई अलग अलग होती है महाद्वीपों की और महासागरों की, तो एक कारण तो यह भी होगा। तो ए और बी देख लेते हैं, ए बी। चलिए अब हमको
देखना है ए बी सी डी चारों दे रखा है, तो चारों तो होगा ही नहीं फ्रेंड। भीतरी तेज क्षेत्र में तेज हवा की उपस्थिति नहीं, तटवर्ती क्षेत्र की तुलना में भीतरी क्षेत्र की में भारी वर्षा नहीं, तटवर्ती क्षेत्रों में ही ज़्यादा वर्षा होती है। तो ये तो खैर होगा ही नहीं, तो ए और बी हम लोग इसका ऑप्शन चूज कर लेंगे। तो आपका ये जो है इन्वायरमेंटल साइंस का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 48 जो है हमारा 2 नंबर इसमें आना चाहिए। 48 में हम लोग आ गए, 41 में, सॉरी 41 का हमारे पास ये ऑप्शन आना चाहिए। भूमि और जल के बीच तापीय अंतर, ठीक है, ये तो ये लग रहा है और ये 2 नंबर भी लग रहा है फ्रेंड्स, महाद्वीपीय लेकिन तुंगता का अक्षांश नहीं दे रखा, लैटीट्यूड दे रहा है यहाँ पर। तो देशांतरीय, देशांतर से लेना देना तो टेम्परेचर को नहीं है, इसको काट देंगे फ्रेंड्स, यही होगा ए नंबर, केवल ए। तो ये पहला ऑप्शन फ्रेंड्स सही होगा, ठीक है। उसके बाद हाउ मच कार्बन इज बीइंग एडेड, यानी कहता है कितना कार्बन जो है बढ़ जाता है, जीवाश्म ईंधन को जलाने से वातावरण में कितना अधिक कार्बन जुड़ता है। तो ये तो डेटा है फ्रेंड्स, इसे याद रखना होगा। इसका राइट ऑप्शन है 42 में 6 to 9 बिलियन टन, तो याद रखना है 6 से 9 बिलियन टन। और ये जो है फ्रेंड्स, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया द ट्रॉपिकल वेस्टर्न घाट्स आर सिचुएटेड, ठीक है। ये पूछ रहा है कि जो भारत है, तो भारत के किस हिस्से में उष्ण कटिबंधीय पश्चिमी घाट स्थित है, ये पूछ रहा है। तो आप लोग ज्योग्राफी पढ़े हैं 6, 7, 8 में भी, तो आपको पता होगा ये पश्चिमी घाट उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र केरल में पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 पर। 44 को नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जिसे न्यूनतम लागत से विकसित किया जा सकता है, बिल्कुल बायोमास होगा। तो बायोमास हम लोग खोज लेंगे, गोबर गैस आदि जो है बहुत कम पैसे में ये प्लांट तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। तो मिनिमम कहता है सबसे कम खर्चे में जो विकसित हो जाए, तो इसका आंसर चला जाएगा फ्रेंड्स 44 का डी नंबर। 45 में आते हैं फ्रेंड्स, नेचुरल वेजिटेशन, ये हिंदी में देख लेते हैं। किसी क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति को मुख्यतः निम्नलिखित में से किस प्रयोजन से भविष्य के लिए परिरक्षित किए जाने की आवश्यकता है। किस प्रयोजन से, यानी यदि हम प्राकृतिक वनस्पति को सुरक्षित रखते हैं तो कहता है इसका प्रयोजन क्या है, भविष्य में क्यों रखें इसको हम सुरक्षित। तो फ्रेंड्स ये मृदा अपरदन को रोकने के लिए ये भी ठीक है, पक्षियों के लिए आवास ये भी ठीक है वैज्ञानिकों द्वारा, ये उतना अच्छा नहीं है। तो और भी अच्छा क्या है, देखिए नई प्रजातियां उत्पन्न करने के लिए सामग्री उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है, नई नई प्रजातियां उत्पन्न हो सकें, तो ये बेस्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स इसका। तो 45 का 4 आंसर हो जाएगा। और चलते हैं अब 46 पर। ये तो आपका जुड़ा हुआ सवाल है एजुकेशन, हायर एजुकेशन से। NKC, ठीक है, NKC इसका इंग्लिश देख लेते हैं, इधर भाई इंग्लिश। NKC इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स नेशनल नॉलेज, ठीक है, N से हो गया नेशनल, ठीक है, N से हो गया नेशनल, ठीक है। और ये लिखने में बनता नहीं है थोड़ा, नेशनल और ये नॉलेज है, ये कमीशन है, ठीक है। तो नेशनल नॉलेज कमीशन जो है फ्रेंड्स, ये हमारे जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनके द्वारा ये स्थापित की गई थी। एक कमेटी है कि शिक्षा में सुधार के लिए जो है सुझाव देने के लिए ये कमीशन बनाया गया था, नेशनल नॉलेज कमीशन। और ये 2005 में 13 जून 2005 में इसको बनाया गया था फ्रेंड्स। तो ये आंसर आपका हो जाएगा 2005। और ये भी आपका हायर एजुकेशन का क्वेश्चन है, पूछ रहा है राष्ट्रीय, ये तो वही है फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पर
डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो फ्रेंड्स ये तो सबको याद होगा, 1964 में हुई थी। और फ्रेंड्स ये देखिए, अर्हक राज्य शिक्षण संस्था का रणनीतिक निधि पोषण, फ्रेंड्स ये कुछ समझ नहीं आया, इंग्लिश देखना होगा। Which of the following was launched in 2013 with the purpose to provide strategic funding to eligible state higher educational institution? ठीक है, तो कहता है कि नीचे जो है 2013 में कहता है किसे लॉन्च किया गया था, किस पर्पस से, कि वह एक स्ट्रेटेजिक फंडिंग दे सके, यानी फंड उपलब्ध करा सके, किसको, जो एलिजिबल स्टेट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो राज्य के अंदर जो योग्य, ठीक है, शैक्षणिक संस्थान है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो राज्य में चल रहे हैं, उनको फंड उपलब्ध कराने के लिए किसकी स्थापना की गई थी 2013 में। तो इसका सीधा सीधा आंसर जाएगा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। इसको हम लोग शॉर्ट में रूसा भी बोलते हैं फ्रेंड, RUSA, ठीक है, ये हिंदी में ही इसका एब्रीविएशन है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, रूसा। तो फ्रेंड्स ये सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49। ये पूछ रहा है द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन वाज फॉर्मली इनॉग्रेटेड ऑन 28 दिसंबर 1953, यानी यूजीसी का जो उद्घाटन हुआ था फ्रेंड्स 28 दिसंबर 1953 को हुआ था। तो किसने इसका उद्घाटन किया था? तो उस समय हमारे शिक्षा मंत्री थे ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो ये वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा 49 का 2। उसके बाद फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, उसके बाद ये MCQ कवर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में शिक्षा के में मानवाधिकार और मूल्य नामक स्कीम, थोड़ा सा इंग्लिश देखना होगा फ्रेंड्स। द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हैज ए स्कीम फॉर ह्यूमन राइट्स एंड वैल्यूज। अच्छा, ह्यूमन राइट्स और वैल्यूज इन एजुकेशन अंडर द स्कीम व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा, कहता है यूनिवर्सिटी यूजीसी ने क्या किया है, एक कमीशन बनाया ह्यूमन राइट्स एंड वैल्यूज इन एजुकेशन, कि एजुकेशन में, शिक्षा में मानवीय अधिकारों और मूल्यों को भी शामिल किया जाए। तो इस स्कीम के तहत कहता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इनकरेज रिसर्च एक्टिविटीज सही हो सकता है, ये डेवलप इंटरेक्शन बिटवीन सोसाइटी एंड एजुकेशनल हो सकता है, वैल्यू एंड वेलनेस सेंटर्स इन स्कूल, स्कूल की बात तो नहीं करेगा, ये हायर एजुकेशन से रिलेटेड है फ्रेंड्स। चलिए इसके बाद अब क्या बचा देखिए, 1, 2 और टू सेंसिटाइज द सिटीजन्स सो दैट द नॉर्म्स ऑफ वैल्यूज एंड ह्यूमन राइट्स आर रियलाइज्ड, ये भी हो सकता है फ्रेंड। तो इसमें कोडिंग दे रखा है क्या? नहीं दे रहा है कोडिंग इसमें। तो 50 नंबर का तब बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? तब तो उसमें से सबसे अच्छा तो लग रहा है ये 50, इनकरेज रिसर्च एक्टिविटीज डेवलप। हिंदी देख लेते हैं थोड़ा सा क्या कह रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में शिक्षा में मानवाधिकार और मूल्य नामक स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत मानवाधिकार और कर्तव्य शिक्षा संगठक के संदर्भ में, ओहो गलत फ्रेंड्स, तो गलत कौन सा है ये छांटना था हम लोगों को ना, ये तो सब सही है। तो फ्रेंड्स ये वाला आंसर सही हो जाएगा, गलत को छांटना था, तो ये गलत है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर जाएगा फ्रेंड्स नंबर 3।
ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं मेरे पास कोडिंग नहीं है, हम खोज रहे थे ए बी डी कहीं हो। एक्चुअली हमने इसको ठीक से देखा नहीं था। यहाँ पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, इनकरेक्ट यहाँ पर है फ्रेंड्स, इनकरेक्ट की बात कर रहा था। हम लोग करेक्ट को सेलेक्ट कर लिए थे, तो हम लोगों का आंसर भी ठीक था, लेकिन इस तरह का कोडिंग हमें नहीं मिला। इनकरेक्ट खोज रहा है तो इनकरेक्ट में ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोगों ने 2018 दिसंबर में पूछे गए जो 50 MCQs थे उनको पूरा कर लिया है फ्रेंड्स। हम अपने अगले वीडियो में किसी और एक सेट को लेकर के आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे फ्रेंड्स। तब तक हमारा वीडियो आप लोग देखते रहें और मन लगाकर तैयारी करें, ऊपर वाले पर भरोसा रखें। मन और चित्त को आप बिल्कुल शांत रख करके ऊपर वाले पर भरोसा रख के तैयारी करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको सफलता अवश्य मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।